अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल्स एक्सप्लेनेशन सीरीज की एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। एक्चुअली आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया बिकॉज आई वाज बिजी। तो मैं आज सिर्फ दो तीन एडिटोरियल्स ही आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। लेकिन आइंदा से जब हम अगली वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसमें एडिटोरियल्स के साथ साथ जो डेली बेसिस पे ग्लोबली और नेशनली इवेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो मैं मेंशन करूंगा, जो आप लोगों को करंट अफेयर्स में हेल्प करेंगे। तो वो बहुत थोड़ा सा सेगमेंट होगा, बट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एमसीक्यूज के परस्पेक्टिव से, करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से, तो आप लोगों ने उसको मिस नहीं करना। अब हम बात करेंगे आज हमारा जो पहला एडिटोरियल है दैट इज अबाउट पाकिस्तान स्टांस एट आईसीजे। आईसीजे स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन हैं उनमें वो सारे के सारे न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, तमाम के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं एक्सेप्ट आईसीजे जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हॉलैंड के अंदर है, द हेग के अंदर। अब ये एडिटोरियल जो है वो लिखा गया है इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट और इसके ऊपर फिर जो आईसीजे की रूलिंग आई है उसके ऊपर, और पाकिस्तान का जो स्टांस है उसके बारे में जो है वो लिखा गया है। बेसिकली इस एडिटोरियल में बात की गई है कि इसराइल फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी कुछ हिस्ट्री बताई गई है। कि पहला पोर्शन या पहला फेज बताया गया है 1918 टू 1947। ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारे यहूदी जो है वो फलस्तीन की तरफ मूव कर रहे थे, और उनकी पॉपुलेशन 6% से इंक्रीज होके 33% तक जो है वो जा चुकी थी। और इस माइग्रेशन ने जो है वो फिर फलस्तीनियों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को भी स्टार्ट किया। एक फलस्तीनियन जो है वो रिवॉल्ट हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा आपका 6 डेज वॉर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ये 6 डेज वॉर जो है वो 1967 में जो है वो लड़ी गई थी। इस 6 डेज वॉर के अंदर जो है वो इसराइल ने यरूशलेम और वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद इंटेंसिफाई हो गया। और तीसरी चीज जो है वो है इसराइल की टेरिटोरियल एम्बिशंस। टेरिटोरियल एम्बिशंस बेसिकली इन 1950 इसराइल के जो पहला प्राइम मिनिस्टर था बेन गोरियन, उसने सजेस्ट किया कि इसराइल जो है वो दरिया फरात से लेकर दरिया नील के दरमियान जितनी भी जमीन है, जितना भी एरिया है, उसको इधर डिप्लोमेसी से या फिर इन्वेजन से जो है वो अपने कब्जे में ले लेगा। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रोल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैंने जैसे आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। और ये जो दुनिया के ममालिक हैं उन्हें लीगल क्वेश्चंस में, लीगल मामलात में अपनी जो है वो राय देता है। लेकिन इसके डिसीजंस कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते कि वो उसको फॉलो करें। सिर्फ यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस है वो बाइंडिंग होते हैं कंट्री के ऊपर। अच्छा बेटा, सिक्योरिटी काउंसिल से मुझे याद आया, आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान रिसेंटली सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, तो ये पाकिस्तान 8th टाइम जो है वो, या 8वीं दफा जो है वो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन रहा है। आपने मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान पहली दफा सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कब बना था। तो अब आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है वो अपनी एक एडवाइजरी ओपिनियन इसराइल के एक्शन के ऊपर जो है वो जारी की है, जिसको मैं थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। अभी पहले मैं पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर दूं, पाकिस्तान का स्टांस डिस्कस कर दूं। पाकिस्तान सिंस 6 डेज वॉर, इवन 6 डेज वॉर तो बात की बात है, पाकिस्तान सिंस जब से इसराइल बना है, जब से पाकिस्तान इन्होंने फलस्तीन के ऊपर इलीगल कब्जा किया, तब से पाकिस्तान जो है वो पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करता है। रिसेंटली पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर अहमद इरफान असलम, उन्होंने आईसीजी में जो है वो 5 इश्यूज को जो है वो हाईलाइट किया है। 5 इश्यूज कौन कौन से हैं? एक है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक खुद इरादियत। इसमें इन्होंने बात की है कि फलस्तीन के जो लोग हैं उन्हें अपनी गवर्नमेंट और अपनी जमीन पे किसका कब्जा होगा ये डिसाइड करने का फैसला होना चाहिए। और ये राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ
को मैच करता है, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो कवानीन है वो भी यही बात कहते हैं कि हर इलाके के लोगों को अपनी मर्जी से अपनी हुकूमतें बनाने की और अपने हुक्मरान चूज करने की जो है वो इजाजत होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात की कि इसराइल ये ह्यूमन राइट जो है वो इसको वायलेट कर रहा है। वो प्रिवेंट कर रहा है कि फलस्तीनी अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट को जो है वो चला सके, अपने मुल्क के मामलात को देख सके। वो उनके इस इशू के ऊपर जो है वो शब खून मार रहा है। दूसरी चीज, लीगैलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। लीगैलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एनेक्सेशन की बात क्या करता है? ऑक्यूपेशन मींस कि किसी भी दूसरे मुल्क की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेना और उसे जो है वो अपना कंसीडर करना। यूनाइटेड नेशन ने जो है वो रेजोल्यूशन पास की जिसमें इसराइल को कहा कि आप जो है वो उन टेरिटरीज के ऊपर जिनको आपने ऑक्यूपाई किया है उसको खाली कर दें। पाकिस्तान का इसके ऊपर स्टांस क्या है? पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो क्या आर्गुमेंट दिया? पाकिस्तान कहता है कि इसराइल का ये जो कंट्रोल है ये इलीगल है और ये एंड होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से फ्रांस ने अल्जीरिया का 1962 में जो है वो जो ऑक्युपेशन की थी उसको जो है वो खत्म किया था। उसको इलीगल जो है वो इलीगल था, और उसको जो है वो इन्होंने 1962 में एंड किया था। फिर इसी तरह पाकिस्तान ने अपना आर्गुमेंट दिया कि इसराइल की जो पॉलिसीज हैं वो फलस्तीनियों को ट्रीट करने की वो अनफेयर है। ये सिमिलर टू अपार्थेड है। जैसे अपार्थेड साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उनको जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था। सिमिलरली जो है वो इसराइल भी जो है वो फलस्तीनियों के साथ उसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और ह्यूमन राइट्स की जो है वो वायलेशन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बात की वो था स्टेटस ऑफ यरूशलेम। यरूशलेम आपको पता ही है कि तीन अब्राहमिक रिलीजन जो है वो उनके लिए बड़ा ही सेक्रेड और रिलीजियस पॉइंट है, जिसमें क्रिश्चियनिटी आ जाती है, इस्लाम आ जाता है और ज्यूज आ जाते हैं। लेकिन इसराइल की जो करंट पॉलिसीज है वो मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को वहां जाने से रोकती है। और ये पाकिस्तान का आर्गुमेंट है कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अनफेयर है और इनको चेंज होना चाहिए। एंड लास्टली, टू स्टेट सोल्यूशन। पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन ये है कि दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होने चाहिए, फलस्तीन अलोंग साइड इसराइल। ठीक है। और आईसीजे जो है वो इसको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का आर्गुमेंट है कि आईसीजे को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो है वो इस इशू का जो है वो हल निकल सके, इस फलस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो सोल्यूशन निकल सके। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो पाकिस्तान के आर्गुमेंट्स हैं इनको सपोर्ट किया है और ये कहा है कि जी वाकई ही इसराइल जो है वो कोशिश कर रहा है ऑक्युपाइड टेरिटरीज में परमानेंट प्रेजेंस की, जो कि इलीगल है। इसी तरह फलस्तीनियों को उनका जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट वो भी नहीं मिल रहा। और जो इनकी इलीगल ऑक्युपेशन है इसराइल की, ये अगेंस्ट या वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। तो आईसीजे ने जो है वो ओपिनियन दी है कि तमाम ममालिक को और ऑर्गेनाइजेशन को इसराइल को इनकरेज क्या करना चाहिए कि वो पीस डायलॉग के ऊपर आए और बैठ के डायलॉग के जरिए फलस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिसॉल्व करे। और यही वो तरीकाकार है जिससे जो है वो फलस्तीन और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो सकता है। तो बेसिकली एडिटोरियल में जो है वो यही बात की गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एडिटोरियल जो है बेटा वो आपका डॉन न्यूज़ के अंदर पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है ओलंपिक्स कंटिजेंट। और ये पाकिस्तान की ओलंपिक्स के अंदर जो प्रेजेंस है या जो एक विजिबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन का शिकार है, उसके ऊपर जो है वो ये बात करता है। अ, अभी आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं और पेरिस ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान के कंटिजेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके 7 लोग शामिल हैं। और ये 2016 में भी 7 थे और 2024
24 में भी 7 हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ओलंपिक्स हुई थी, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें 10 लोग हमारे शामिल थे। तो अभी जो ये जो 7 का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की किसी भी ओलंपिक्स में सबसे लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो ओलंपिक्स के लिए लगातार तीसरी बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। और पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तान कितनी बार गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, और पहली दफा गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान कब बना था। तो पाकिस्तान हॉकी की एब्सेंस जो है, उसकी वजह से भी हमारा कंटिंजेंट जो है वो थोड़ा है। अब पाकिस्तान जो है वो एज ए स्पोर्टिंग नेशन, स्पोर्ट्स लविंग नेशन तो हम लोग हैं, बट एज ए सपोर्टिंग नेशन हम लोग जो है वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में वो एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे अपनी स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे बाकी ममालिक कर रहे हैं। जो बाकी छोटे ममालिक हैं, हमसे भी छोटे ममालिक, और जो इकोनॉमिकली हमसे भी वीक है, वो भी स्पोर्ट्स के जरिए अपना पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस एरिया में बिल्कुल कोई काम नहीं किया। जैसे हम बाकी एरियाज में टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज और रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तीसरी बार ओलंपिक्स में जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, और ये लगातार हो रहा है। तो ऐसी कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो गई है। अभी भी पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाला कंट्री है, 4 दफा हम हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं। तो फिर कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी इतनी जो है वो पस्ती का शिकार हो गई है। अब पाकिस्तान के अंदर इस एडिटोरियल में मजीद बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बात होती है स्पोर्ट्स रिफॉर्म्स की, लेकिन इसके ऊपर काम कुछ नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, एक्शंस कोई नहीं होते। और ना ही अगर कोई पॉलिसीज बन जाए, कोई प्लान्स बन जाए, तो उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इन तमाम इश्यूज के बावजूद भी पाकिस्तान के पास चांसेस हैं, पाकिस्तान के जो एथलीट्स गए हैं उनके पास ये चांसेस हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत सकें। जिनमें से अरशद नदीम जो है, उनके पास बड़ा गोल्डन चांस है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ओलंपिक्स में, पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आ जाए। इसी तरह किशमाला तलत। अच्छा, आपने ये भी बताना है कि अरशद नदीम जो है वो कौन से स्पोर्ट्स को जो है, कौन से स्पोर्ट्स के लिए जो है वो गए हैं वहां पर। किशमाला तलत ये भी पाकिस्तान की जो है वो पहली मार्क्स वुमेन है जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। और इन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, तो इनका भी एक आउटसाइड चांस है कि ये गोल्ड मेडल शायद पाकिस्तान के लिए लिए हैं। तो 2 गोल्ड मेडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंटिजेंट से पाकिस्तान के लिए। और अब किसी जमाने में पाकिस्तान अपने एथलीट्स को लेके बड़ा प्राइड फील करता होता था, लेकिन ये प्राइड अब हमारा गिर गया है। और इस प्राइड का गिरना ये शो करता है कि, और ये जो डिक्लाइन है, ये शो करता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी या कुछ नेशनल स्पोर्ट्स फ्रेमवर्क नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, जैसे पीसीबी हो गया या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो गई, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती, बल्कि ग्लोबल बॉडीज को आंसरेबल होती है। जैसे पीसीबी आईसीसी को जो है वो आंसरेबल होती है। तो इसमें गवर्नमेंट्स का किरदार नहीं होता। तो जितने भी एथलीट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें फंडिंग नहीं मिलती, और स्पोर्टिंग इवेंट्स जो है वो उनकी तादाद कम से कम है, सिर्फ क्रिकेट के पीछे ही हाथ धो के पड़े हैं। अब आप लोग ही देख लें कि कितने जो है वो आपके हॉकी के इवेंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साथ कोलैबोरेट करे और कोई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, जिससे जो है वो हमारी हॉकी का लेवल और हमारी दीगर खेलों का लेवल जो है वो इंक्रीज हो, और पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने के चांसेस बढ़ सके। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो जिक्र किया गया था, और ये सारी चीजें जो है इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। और बेटा जो हमारा तीसरा एडिटोरियल है, दैट इज टॉक्स विद टीटीपी एंड लेजिटिमाइजिंग टेररिज्म रिस्क। ये जो है वो पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर जो है वहां से
लिया गया है। और बेसिकली इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ न्यूज़पेपर्स ने जो है वो इस बात की इंडिकेशन दी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि दोबारा से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और ये हमारी एक नेशनल एफर्ट होगी ताकि हम लोग अपने टेररिज्म का जो हमारे मुल्क में है इसका खात्मा कर सकें। अब ये स्ट्रेटेजी ऑपरेशन ज़रब इस्तेहकाम के अंदर फॉल करेगी, जिसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, I'm सॉरी, अज़्म इस्तेहकाम के अंदर फॉल करेगी। और अज़्म इस्तेहकाम में 30% मिलिट्री एक्शन और 70% डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस या दूसरे मैयर्स के जरिए, जिसमें डेवलपमेंटल मैयर्स लाइक एजुकेशन को प्रमोट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके जो है वो टेररिज्म का खात्मा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये उस स्ट्रेटेजी के तहत हुकूमत प्लान कर रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाए। पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने पिछले 2 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के निगोशिएशंस करने से इनकार कर दिया है, और ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इनके साथ निगोशिएशंस ना ही करे। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है जो ये शो करती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज एक्चुअली द प्रॉक्सी ऑफ अफगान तालिबान। मतलब अफगान तालिबान के ले पालक बच्चे हैं ये। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6,000 से लेकर 6500 के करीब जो है वो फाइटर्स हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट के जेर साया फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं, और बड़े आराम से पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं, हमला करके वापस भाग जाते हैं। और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स की तादाद भी बढ़ा दी, और इस साल तो ज्यादा अटैक हो रहे हैं। बनू अटैक अभी आपके सामने जो है वो इसकी एक एग्जांपल है। रिपोर्ट ने एक और चीज का भी खुलासा किया कि ये जो टीटीपी है, इनको अफगानिस्तान के तालिबान से मॉडर्न वेपन्स भी मिल रहे हैं, नेटो ग्रेड वेपन्स। वो वेपन्स जिन्हें नेटो फोर्सेस छोड़ के गई थी, उनमें आप वो सारे मॉडर्न वेपन्स हैं। इवन नाइट विजन कैपेबिलिटीज रखने वाले वेपन्स भी जो है वो तालिबान जो है वो इन टीटीपी को दे रहे हैं, जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कंसर्न्स और चैलेंजेस क्या हैं? अफगान तालिबान जो है वो किसी किस्म का टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। कुछ उनके खुद पाकिस्तान के लिए जो बुग्ज है उनके अंदर, जो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, उसको उसकी वजह से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने जो है वो अफगान तालिबान, सॉरी, जो अफगान रिफ्यूजीज थे उनको वापस भेज दिया, कुछ वो उसका बुग्ज निकाल रहे हैं। कुछ इनके आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स टीटीपी के साथ मैच करते हैं, इसी वजह से ये उनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। या ये आप कह सकते हैं, जैसे कल हमने बात की थी, कि ये उनका अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी का सपोर्ट नेटवर्क है, जो उनको वेपन्स प्रोवाइड करता है, मैन पावर प्रोवाइड करता है, और ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है। इसी तरह एक और थ्रेट जो है, जो पाकिस्तान के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए और रशिया के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीजन के लिए भी खतरे की वजह है, वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। ये भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 4,000 से 6,000 के करीब फाइटर्स जो है वो मौजूद हैं, और ये पूरे रीजन के लिए खतरे की जो है वो एक वजह बने हुए हैं। अब तालिबान के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के चैलेंजेस क्या है? अगर आप इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, इट मींस यू आर लेजिटिमाइजिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं, जो शो करता है कि पाकिस्तान की वीकनेस, कि पाकिस्तान एक वीक कंट्री है। इस तरह तो कल को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होगी, दहशतगर्द कार्रवाइयां करेगी, खुदकुश हमले करेगी, तो हम उनसे भी मुज़ाकरात शुरू कर देंगे। सो टीटीपी जो है वो उनका तो शुरू से ही एम है कि जिस तरह अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत कायम की, इसी तरह वो पाकिस्तान की जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर अपनी हुकूमत कायम करें, जो कि किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। ना ना ही पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए ठीक बात है, और ना ही कबायलियों को वो चीज़ कबूल है कि वहां पर टीटीपी का रूल हो। जो जो कबायली लोग हैं, वो किसी भी किस्म का टीटीपी का रूल अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और वो इस बात के भी खिलाफ है कि गवर्नमेंट इनके साथ मुज़ाकरात करे। उन्होंने मैसिवली प्रोटेस्ट किया है कि जब ये खबर मिली कि हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है इनके साथ मुज़ाकरात करने को। सो अगर मुज़ाकरात नहीं करने, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट अप्रोच? आप टीटीपी जैसे फितने के साथ मुज़ाकरात करने के बजाय आप अफगान तालिबान को इंगेज करें, उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की तरफ जाएं, और उनको इंगेज करें और उनको कन्विंस करें कि वो टीटीपी को न्यूट्रलाइज करें। और अगर तालिबान रिफ्यूज कर देते हैं, कोऑपरेट नहीं करते, देन पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन है कि आप अपनी फुल फोर्स के साथ उन टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करें।
पहले भी हम लोग उनके कंट्री में जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स कर चुके हैं दहशतगर्दों के हाइड आउट्स पे। तो इस तरह की एक्टिविटीज, फिर जाहिर सी बात है हर कंट्री अपना डिफेंस करता, तो फिर हमारा राइट है कि हम अपने डिफेंस को इंश्योर करें अगर दूसरा कंट्री हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान अपने रीजनल कॉपरेशन की तरफ जा सकता है, डिप्लोमेटिक ऑप्शन की तरफ जा सकता है, हमसाय ममालिक चाइना, ईरान, रशिया, इनको एंगेज कर सकता है कि ये जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर जो है वो दबाव डाले, या मुश्तरका तौर पे ये मिल के आपस में जो है वो एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो काम करें। इसके अलावा पाकिस्तान लोकल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करे, हमारे बलूचिस्तान के वो एरियाज, वो डिस्ट्रिक्ट और कुछ मर्ज डिस्ट्रिक्ट, ये जो फाटा के एरियाज हैं, इनको जो है वो इनके अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो उसके ऊपर काम करें, इनके साथ जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करें, ताकि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी सपोर्ट हमें हासिल हो सके, हमारी अफवाज को हासिल हो सके, हमारी गवर्नमेंट को हासिल हो सके, और जो टेररिस्ट की या सेपरेटिस्ट की जो अपील है उसको लोग इग्नोर कर दें। और ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, जब हुकूमत और हमारे इंस्टीट्यूशंस इन इलाकों की डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से ये एडिटोरियल बात करता है कि रादर देन आप बात करें, मुज़ाकरात करें टीटीपी के साथ, जो कि हमारी वीकनेस को शो करेंगे, हमें अफगानिस्तान तालिबान को एंगेज करना चाहिए, या फिर हमें जो है वो एक रीजनल कॉपरेशन की तरफ जाना चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म। तो बेटा ये जो है वो हमारी आज के एडिटोरियल से, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। जो सवालात मैंने आपसे पूछे थे उनको आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें, और फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।